एक और अंग्रेज अधिकारी का थोड़ा सा बताऊं, थॉमस मुनरो नाम का एक अंग्रेज अधिकारी है। वो मद्रास में गवर्नर रहा है और लंबे समय तक वो गवर्नर रहा है। गवर्नर रहते समय किसी राजा ने उसको एक शॉल भेंट में दे दिया और जब उसकी नौकरी पूरी हो गई थॉमस मुनरो की, तो वो भारत से वापस लंदन चला गया। लंदन की संसद में उसने एक दिन अपना बयान दिया सन 1813 में, और वो कह रहा है कि भारत से मैं एक शॉल लेके आया, उस शॉल को मैं 7 वर्षों से उपयोग कर रहा हूँ, उसको कई बार धोया है और प्रयोग किया है, उसके बाद भी उसकी क्वालिटी एकदम बरकरार है और उसमें कहीं कोई सिकुड़न नहीं है। मैंने पूरे यूरोप में प्रवास किया है, एक भी देश ऐसा नहीं है जो भारत की ऐसी क्वालिटी की शॉल बनाकर दे सके। भारत ने अपने वस्त्र उद्योग में सारी दुनिया का दिल जीत लिया है और भारत के वस्त्र अतुलित और अनुपमेय मानदंड के हैं, जिसमें सारे भारतवासी रोजगार पा रहे हैं। और इस तरह से लगभग 200 इतिहासकार हैं, सभी का बताना थोड़ा मुश्किल है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्रांसीसी इतिहासकार हो तो, स्कॉटिश इतिहासकार हो तो, अंग्रेज इतिहासकार हो तो, या इसके अलावा जर्मन का कोई या अमेरिका का कोई, सारे इतिहासकार जो भारत के बारे में शोध करते हैं वो ये कहते हैं कि भारत के उद्योगों का और भारत की कृषि व्यवस्था का, भारत के व्यापार का सारी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं है। अब इसके आगे एक छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में समय समय पर बहस होती रही है। तो सन 1813 में भारत के बारे में एक बहस हो रही है और उस बहस के समय जो अंग्रेजी सांसद बात कर रहे हैं उनमें कई सारी रिपोर्ट है, कई सारे सर्वे है, सर्वेक्षण है जिनका हवाला दिया जा रहा है। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट का हवाला मैं आपके सामने रखता हूँ। अंग्रेजों की संसद में बहस हो रही है कि भाई भारत की आर्थिक स्थिति क्या है और कैसी है। तो भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि सारी दुनिया में जो कुल उत्पादन होता है उसका 43% उत्पादन अकेले भारत में होता है। आप जरा भारत के भूतकाल का अंदाजा लगाइए, अतीत का जरा अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में मान लीजिए 100 अरब डॉलर का उत्पादन होता हो उस जमाने में, तो 33 अरब डॉलर का उत्पादन अकेले भारत में होता है। इसको एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें कि सारी दुनिया में अगर 100 रुपए का माल बनता है तो 33 रुपए का माल अकेले भारत में बनता है। अब आप जरा देखिए, दुनिया में 200 देश है, 200 देशों में कुल मिलाकर उत्पादन है वो 57% है और भारत अकेले में जो कुल उत्पादन है वो 43% है। माने सारी दुनिया के 200 देशों में से 2-4 को छोड़कर एक तरफ कर दें और भारत अकेला एक तरफ हो जाए तो कई देशों का उत्पादन भारत के अकेले उत्पादन के बराबर बैठता है। इतना बेहतरीन उत्पादन करने वाला ये देश रहा है। और ये आंकड़ा सबसे पहली बार अंग्रेजों की संसद में सन 1813 में कोट किया गया। बाद में इसी आंकड़े को अंग्रेजों ने 1835 में कोट किया और 1840 में भी कोट किया। और अंग्रेजों का ये कहना है कि सन 1840 तक भारत का उत्पादन सारी दुनिया में सबसे अधिक है और वो कुल दुनिया के उत्पादन का 43% है। अब मैं थोड़ी तुलना करूं तो आपको बात समझ में आएगी। आज अगर सारी दुनिया के कुल उत्पादन की बात की जाए तो अमेरिका देश का कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का लगभग 25% है। और थोड़ा आगे बढ़े तो अमेरिका के साथ चीन नाम के देश का कुल उत्पादन पूरी दुनिया के उत्पादन का लगभग 23% है। ये 23% और 25% चीन और अमेरिका दोनों मिल जाएं तो इनका लगभग कुल उत्पादन जो होता है उससे थोड़ा ही कम भारत का कुल उत्पादन रहा आज से लगभग 250 वर्ष पहले तक। माने आज की दुनिया में चीन और अमेरिका मिलकर जितना कुल उत्पादन करते हैं उतना उत्पादन लगभग उससे थोड़ा कम भारत करता रहा 1840 के साल तक। इतना बड़ा उत्पादक देश था भारत। फिर इसके बाद अंग्रेजों की संसद में और एक आंकड़ा भारत के बारे में कोट किया गया कि सारी दुनिया के व्यापार में भारत का जो हिस्सा है वो लगभग 33% है। इसका मतलब क्या हुआ?
पूरी दुनिया में जो सामान बिक रहा है, जो निर्यात हो रहा है, उसमें भारत का निर्यात लगभग 33% है। और ये आंकड़ा अंग्रेजों ने 1840 तक कोट किया है। माने सन 1840 तक सारी दुनिया के बाजार में भारत का माल 33% बिकता है। अब आप 100 रुपए का या 100 अरब डॉलर का निर्यात देखें पूरी दुनिया में, तो 33 अरब डॉलर का निर्यात भारत का। 100 अरब डॉलर का उत्पादन देखें पूरी दुनिया में, तो 43 अरब डॉलर का उत्पादन भारत का। और इसी तरह से और एक आंकड़ा अंग्रेजों की संसद में भारत के बारे में कोट किया गया, और वो आंकड़ा है कि सारी दुनिया की जो कुल आमदनी है, सकल जगत की जो कुल आमदनी है, उस आमदनी का लगभग 27% हिस्सा अकेले भारत का है। तो अब आप कल्पना करिए, दुनिया की कुल आमदनी का 27% हमारा हिस्सा, दुनिया के कुल निर्यात का 33% हमारा हिस्सा, और दुनिया के कुल उत्पादन का 43% हमारा हिस्सा। ऐसा बड़ा अद्भुत उत्पादक, निर्यातक और व्यापारी देश भारत रहा है सन 1840 तक। अब उस समय अमेरिका की बात करें तो सन 1840 में सारी दुनिया के निर्यात में अमेरिका का निर्यात जो है वो 1% से कम है। सारी दुनिया के निर्यात में ब्रिटेन का निर्यात सन 1840 तक आधे % से कम है। और पूरे यूरोप का और अमेरिका का निर्यात इकट्ठा कर दिया जाए तो सन 1840 तक सारी दुनिया के निर्यात में ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोप के सभी देशों को जोड़ दें तो 3 से 4% से ज्यादा निर्यात उनका नहीं निकलता है। तो एक तरफ यूरोप और अमेरिका है और एक तरफ अकेला भारत है। उनके 27 देशों को इकट्ठा करें यूरोप और अमेरिका मिलाकर तो 3-4% निर्यात कर रहे हैं। अकेले भारत उस समय 33% निर्यात कर रहा है। और ये 27 देशों को इकट्ठा कर दिया जाए यूरोप और अमेरिका के साथ तो उनका कुल उत्पादन दुनिया में 10 से 12% है और भारत का उत्पादन 43% है। और ये 27 देशों को अमेरिका के साथ इकट्ठा कर दिया जाए यूरोप के तो उनकी कुल आमदनी दुनिया की आमदनी में 4 से 4.5% है और भारत की कुल आमदनी 27% है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसा अद्भुत उत्पादन करने वाला, कितना विशाल दुनिया के बाजार में निर्यात करने वाला देश ये भारत रहा। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और भारत के शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ी तकनीकी और विज्ञान की बातें और थोड़ी सी कृषि व्यवस्था की बातें कर लेना चाहता हूँ। उद्योगों के साथ साथ इस देश में विज्ञान और तकनीकी का भी बहुत विकास हुआ है और हमारे अतीत के भारत की विज्ञान और तकनीकी के बारे में दुनिया भर के बहुत सारे शोधकर्ताओं ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। ऐसा ही एक अंग्रेज है जिसका नाम है G.W. लिटनेर, वो भारत में काफी लंबे समय तक रहा है। और एक दूसरा अंग्रेज जिसका नाम थोड़ी देर पहले मैंने लिया, थॉमस मुनरो, ये भी भारत में काफी दिनों तक रहा। ये दोनों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था पर बहुत ज्यादा काम किया है। एक और अंग्रेज है, उसका नाम है पेंडरकास्ट, उसने भारत की टेक्नोलॉजी और विज्ञान पर बहुत ज्यादा काम किया है। और एक अंग्रेज है कैम्पबेल करके, उसने भी भारत की विज्ञान और तकनीकी पर बहुत ज्यादा काम किया। कैम्पबेल का एक छोटा सा वाक्य मैं आपको सुनाता हूँ। वो ये कहता है, जिस देश में उत्पादन सबसे अधिक होता है ये तभी संभव है जब उस देश में कारखाने हो, और कारखाने किसी देश में तभी संभव है जब वहाँ पर कोई तकनीकी हो, टेक्नोलॉजी हो, और टेक्नोलॉजी किसी देश में तभी संभव है जब वहाँ पर विज्ञान हो, और विज्ञान किसी देश में मूल रूप से शोध के लिए अगर प्रस्तुत है तभी उसमें से तकनीकी का निर्माण होता है। मतलब इस वाक्य को सरल तरीके से हम समझे कि मूल विज्ञान होता है जिसको हम आज की अंग्रेजी भाषा में फंडामेंटल साइंस कहते हैं, फिर उसमें से अप्लाइड साइंस निकलता है, वो प्रायोगिक विज्ञान होता है, और उस प्रायोगिक विज्ञान में से तकनीकी निकलती है, और उस तकनीकी में से कारखाने निकलते हैं, और उन कारखानों से फिर उत्पादन होता है, और वो उत्पादन फिर सारी दुनिया में बिकता है। तो ये बात अगर कैम्पबेल कहता है कि भारत में टेक्नोलॉजी हजारों साल से रही है तो कारखाने भी रहे होंगे, तो उसके बारे में जब खोज की गई तो पता चला कि 18वीं शताब्दी तक इस देश में इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी रही है स्टील बनाने की जो दुनिया में कोई आज कल्पना नहीं कर सकता। स्टील बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है, लोहा इस्पात बनाने की जो टेक्नोलॉजी भारत में रही है, वैसी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। अंग्रेजों का ये जो अधिकारी है कैम्पबेल, वो ये कहता है कि भारत का बनाया हुआ लोहा, भारत का बनाया हुआ इस्पात
सारी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसके बारे में वो एक मुहावरा दे रहा है और वो कह रहा है कि इंग्लैंड में या यूरोप में अच्छे से अच्छा जो लोहा बनता है वो भारत के घटिया से घटिया लोहे का भी मुकाबला नहीं कर सकता। ये कैंपबेल सन 1842 में कह रहा है। वो ये कह रहा है कि इंग्लैंड और पूरे यूरोप में अच्छे से अच्छी जो स्टील बन रही है वो भारत की घटिया से घटिया स्टील का भी मुकाबला नहीं कर सकती। माने भारत की घटिया से घटिया स्टील भी इंग्लैंड और यूरोप की अच्छे से अच्छी स्टील से अच्छी है। उसके बाद एक जेम्स फ्रैंकलिन नाम का अंग्रेज है, बहुत बड़ा उसको जो है धातु कर्मी विशेषज्ञ माना जाता है। वो ये कहता है कि